Dear students, very good morning to you all. Beta, due to some specific reason, I am out of station, so I am trying or I am sending the videos in this format and hope आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चों को ये जो पैटर्न मैं आप स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ इसमें भी इस फॉर्मेट में भी आपको बहुत कुछ सारी चीज़ें समझ में आएंगी एंड इट इज़ ओनली फॉर 10 और 12 डेज। इसके बाद फिर दोबारा से जैसे मैं अपने शहर में वापस आऊँगा फिर दोबारा से मैं अपना जो फॉर्मेट है वाइट बोर्ड वाला उसको स्टार्ट करूँगा। तभी तक मैं समझता हूँ बेटा कि आपको जितनी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊँगा वो सारी चीज़ें आपको बहुत क्लियरली आपको समझ में आएंगी। ठीक है बेटा, तो हम चलते हैं बेटा, जो हमारा टॉपिक था उसके ऊपर वर्क करेंगे। एज अर्लियर पहले से आपको कंसेप्ट स्टार्ट करवा रखा है। दिस वन इज़ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल में मैंने आपको कैसे करके एक ऑर्बिट के लिए जो रेडियस है उसको फाइंड आउट करते हैं, एक जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को फाइंड आउट करते हैं एंड उनके ऊपर जो ग्राफ्स या न्यूमेरिकल पैटर्न बनते थे वो सारे के सारे मैं आपको बता चुका था। आज बेटा आपको जो कंसेप्ट लेकर के मैं यहाँ पे आया हूँ, दिस वन, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी को कैसे करके फाइंड आउट किया जाता है। आज बेटा उस टॉपिक के ऊपर वर्क करेंगे। सो लेट अस मूव, चलते हैं बेटा हम कैसे करके हम किसी ऑर्बिट में किसी इलेक्ट्रॉन के लिए हम एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं। तो ध्यान देंगे बेटा, सबसे पहले हम ऐसा करेंगे कि भाई एक न्यूक्लियस की अगर बात करें, ये हमारे पास एक न्यूक्लियस हो गया और इस न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे दिस वन न्यूक्लियस, यहाँ से Rn के डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन होगा और वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऑर्बिट के अंदर है। इसे हम ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे। पहले भी आपको ये चीज़ें सिखा चुका हूँ। यहाँ न्यूक्लियस से लेकर के और इलेक्ट्रॉन तक की जो डिस्टेंस बनी ये हमने Rn से डिनोट कर दिया। दिस वन रेडियस। ये इलेक्ट्रॉन जो है Vn की वेलोसिटी को लेकर के आगे मूव कर रहा है। ठीक है बेटा, ये दिस वन इज़, ये हमारे पास एक ऑर्बिट है विच वन इज़ सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है, अगर आपको ध्यान होगा, ये बताया था Q2 इसे बोला जाता है। ये E आ गया। न्यूक्लियस के ऊपर का जो चार्ज है Q1, ये Z इंटू E आ गया। ठीक है बेटा, अब ध्यान देंगे, अगर हमें ये पता है तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ मैं आपको एक चीज़ और भी बता लेता हूँ कि यहाँ मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अगर अट्रैक्ट होता है तो यहाँ एक फोर्स लगता है जिसे बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जिसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी K Z हो गया E² बाई R² बनता है। दिस वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये दोनों के दोनों, यहाँ दूसरा जो फोर्स बनेगा उसे नाम देते थे, ये आपको बताया था। दिस वन इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोला था बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला था। अगर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है तो इसे हमने लिखा था mv² बाई R लिखा था, और जहाँ पे ये दोनों के दोनों फोर्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है उस R डिस्टेंस पे न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या लगाएगा, चक्कर लगाएगा। और द कंसेप्ट, ये सारी चीज़ें बेटा मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कंसेप्ट क्या चीज़ है कि एक इलेक्ट्रॉन जब R डिस्टेंस पे न्यूक्लियस के चारों तरफ Vn की वेलोसिटी के साथ में रिवॉल्व करता है, या किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पास दो तरीके की एनर्जीज होती हैं, जिसे हम बोलते हैं देयर आर फॉलोइंग टू टाइप्स। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट so that it possesses two types of energy। कितने टाइप की एनर्जी को पजेस करता है, दो टाइप की।
पहले नंबर की जो एनर्जी है उसे नाम दिया जाता है, दिस वन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और ध्यान देंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी इसे लिखेंगे बेटा, दिस इज ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनेंगे ये कैसे करके पजेस करता है ये, दिस इज ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो काइनेटिक एनर्जी है, अगर आपको ध्यान होगा कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू बनता है हाफ mv², लाइक दिस वन। इसे मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया है। एंड जस्ट फ्रॉम यहाँ पे जो फोर्स बैलेंसिंग इक्वेशन है, दिस वन फोर्स बैलेंसिंग इक्वेशन, ये हमारे पास फोर्स बैलेंसिंग इक्वेशन है। इस फोर्स बैलेंसिंग इक्वेशन में जो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर बन रहा है। और अगर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर बन रहा है तो मतलब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, नाउ फ्रॉम फोर्स बैलेंसिंग इक्वेशन, फोर्स बैलेंसिंग इक्वेशन से क्या लिखेंगे कि जो हमारे पास mv²/r है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Ze² क्या बनेगा, r²। यहाँ ध्यान देंगे यहाँ k भी था, लेकिन सीजीएस यूनिट में k बराबर 1 होता है, इसलिए हमने k को नहीं लिया। अब यहाँ से इस r से ये r कैंसिल करो, मतलब यहाँ जो बनेगा mv² इक्वल टू जो बनेगा बेटा दिस वन Ze² क्या बनेगा, r बनेगा। नाउ दिस वन, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या बना, हाफ mv²। और यहाँ से हमने mv² को फाइंड आउट किया, और ये जो mv² आपने निकाला ये बराबर कितना बना, Ze²/r बन गया। नाउ अब क्या करेंगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ mv² इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे आप यहाँ पे mv² की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं, मतलब यहाँ से बनेगा काइनेटिक एनर्जी बराबर बनेगा 1/2, और mv² की जगह पे क्या लिखेंगे, z हो गया, e² हो गया, बाई लिख देंगे r। दैट्स वाई दिस इज द अनदर फार्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बना, चाहो हम इसे इक्वेशन नंबर थर्ड लिख देंगे। ठीक है बेटा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ Ze²/r। और ये हमेशा और हमेशा जो काइनेटिक एनर्जी होती है ऑलवेज विद द पॉजिटिव साइन। किसके साथ में होती है बेटा, ये हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ में होती है, दिस वन काइनेटिक एनर्जी। लेट अस मूव। अब जो दूसरी एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, दिस वन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। किसकी बात कर रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ। नाउ वी हैव सेकंड वन विच वन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, दिस इज ड्यू टू, इसे बोला जाता है, दिस इज ड्यू टू चार्ज सिस्टम। दिस इज ड्यू टू चार्ज सिस्टम ऑफ न्यूक्लियस, चार्ज सिस्टम ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ध्यान देंगे जो पोटेंशियल एनर्जी है, दिस इज ड्यू टू चार्ज सिस्टम ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमेशा किस में होती है, नेगेटिव साइन के साथ में होती है। दैट्स वाई अगर आप यहाँ पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू आएगा माइनस हो गया, और इसे हम लिखते हैं बेटा जेड हो गया, E² कितना होता है, ये दिस वन r। ये बना बेटा हमारे पास, दिस वन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। याद रखेंगे ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी में। जैसे इक्वेशन नंबर फोर्थ, इसमें जो नेगेटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन को बेटा हम इसलिए यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है।
दैट्स वाई उस अट्रैक्शन के कारण ही यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बनती है। जो चार्ज सिस्टम होता है उसके कारण अगर यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं उसको, देयर इज अ यूज ऑफ, यहाँ क्या लेंगे, नेगेटिव साइन का यूज करेंगे। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ध्यान से सुनो, ये जो काइनेटिक एनर्जी है और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, अगर इन दोनों का अगर आप सम कर दो तो इन दोनों का सम करने से जो एनर्जी आपको मिलती है उसे नाम दिया जाता है टोटल एनर्जी। सो लेट अस मूव कि बेटा अगर मान लो आप यहाँ से टोटल एनर्जी को फाइंड आउट करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट, यहाँ लिखेंगे पहले द summation of kinetic energy and potential energy is called total energy। किसके नाम से जानी जाती है बेटा, टोटल एनर्जी के नाम से जानी जाती है। कौन सी एनर्जी है ये, टोटल एनर्जी। कैसे निकाला, काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी है इन दोनों को अगर आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं, इन दोनों का अगर आप सम करते हैं। दैट्स वाई अगर आपने यहाँ क्या लिखा, दिस वन टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी बराबर बनेगा काइनेटिक एनर्जी प्लस करके बनेगा बेटा पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान से सुनेंगे, ये ऐसे करके लिख दिया। यहाँ जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, या यहाँ से अगर आप टोटल एनर्जी निकालना चाहते हैं तो काइनेटिक एनर्जी अभी आपने निकाला था 1/2 हो गया, और यहाँ आया था जेड हो गया, ई स्क्वायर बाई क्या आया था, आर आया था, प्लस करके आएगा पोटेंशियल एनर्जी जो माइनस में आई थी, जेड हो गया, ई स्क्वायर बाई क्या बन गया, आर बन गया। ध्यान से सुनेंगे यहाँ, अब ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये 1/2 है जबकि ये पूरा 1 है। इसलिए अगर आप यहाँ से टोटल एनर्जी निकालो तो टोटल एनर्जी यहाँ से सॉल्व करके जो बनेगा बेटा, ये आएगा माइनस में और ये बनेगा 1/2, दिस वन 2, और यहाँ आएगा जेड और ई स्क्वायर बाई कितना बनेगा, आर बनेगा। दिस वन इज़, ये जो चीज़ बनी बेटा नेगेटिव साइन के साथ में जो बनी, दिस वन इज कॉल्ड टोटल एनर्जी। मतलब टोटल एनर्जी कितनी आई, -1/2 जेड ई स्क्वायर बाई आर बन गया। एंड नाउ दिस वन इक्वेशन नंबर, इसे हम बोलेंगे, यहाँ इक्वेशन नंबर कौन सी बनी थी हमारे पास, 4th बनी थी। नाउ दिस वन इक्वेशन नंबर 5th, दिस इज इक्वेशन नंबर 5th। एंड यहाँ रेगुलरली यहाँ भी क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन का यूज़ हो रहा है। अगर नेगेटिव साइन का यूज़ हो रहा है तो नेगेटिव साइन हम वहीं यूज़ करेंगे जहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, इन दोनों के बीच में क्या बनता है, अट्रैक्शन बनता है। नाउ अब जब हमारे पास टोटल एनर्जी हमने फाइंड आउट कर दी, आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट, हम क्या करेंगे, एनर्जी निकालेंगे किसी इलेक्ट्रॉन के लिए nth ऑर्बिट में एनर्जी निकालते हैं। सो दैट यहाँ लिखूँगा मैं, नाउ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे। कैसे करके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को फाइंड आउट किया जाता है, देखो बेटा आप ध्यान देंगे, जब तक कोई एनर्जी के बारे में दूसरा मेंशन नहीं किया गया है तब तक जो टोटल एनर्जी होती है उस टोटल एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, दिस इज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। दैट्स वाई यहाँ जो En बनेगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, En जिसे नाम दिया, इट जस्ट इक्वल टू बनेगा टोटल एनर्जी। ठीक है बेटा, मतलब जितनी टोटल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी किसके बराबर है, इट जस्ट इक्वल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। सो दैट जो टोटल एनर्जी है वो अभी आपने निकाल दी, इसलिए आप अगर यहाँ पे En अगर आप लिखो आप तो En बराबर बनेगा -1/2, ये जेड हो गया, और ये ई स्क्वायर बाई क्या बनेगा, दिस वन आर, और आर की जगह पे बेटा nth ऑर्बिट अगर बोला गया तो मैंने Rn लिख दिया। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या रिलेशन बना, यहाँ से एनर्जी आपने निकाल दी, En इक्वल टू -1/2 जेड ई स्क्वायर बाई Rn। नाउ दिस वन इक्वेशन नंबर, इसे आप इक्वेशन नंबर क्या लिख दो, 6 लिख दो। ठीक है बेटा, दिस वन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये समझने वाला कंसेप्ट है। यहाँ जो एनर्जी आप निकाल रहे हैं वो नेगेटिव साइन के साथ में निकाल रहे हैं। ठीक है बेटा,
अब अगर आपको याद होगा, मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि भाई अगर मान लो आप क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन के लिए किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसकी जो रेडियस की अगर हम बात करें तो रेडियस आपको निकाल के मैंने बताई थी। नाउ वी नो फ्रॉम द रिलेशन ऑफ रेडियस, जो रेडियस वाला रिलेशन था वहाँ से आपको फॉर्मूला मैंने आपको दिया था अगर याद है। आर एन इक्वल टू बनता है एन स्क्वायर हो गया, एच स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय बनेगा 4 पाई स्क्वायर बनेगा, एम हो गया, जेड हो गया और ई स्क्वायर। यहाँ अगर आपको ध्यान होगा के बराबर बेटा कितना लिया था, 1 लिया था। इतना आप सभी बच्चों को बहुत क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए कि ये हमारे पास आर एन हो गया। नाउ क्या करेंगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ आर एन इन इक्वेशन नंबर 6। जो इक्वेशन नंबर 6 बनती है उस इक्वेशन नंबर 6 में आपने क्या करना है, आर एन की वैल्यू को पुट करना है। अगर आप यहाँ पे आर एन की वैल्यू को पुट करेंगे सो दैट उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारे पास ई एन बनेगा, क्योंकि आपको निकालना क्या है, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट ई एन इक्वल टू बनेगा -1/2, ये जेड हो गया, ये ई स्क्वायर हो गया, बाई आर एन बनेगा। और आर एन रेडियस जो है वो कितनी आई, दिस वन एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई दिस वन, ये आया बेटा हमारे पास 4 पाई स्क्वायर हो गया, एम हो गया, जेड हो गया और ई स्क्वायर, जो कि यहाँ से ऊपर चेंज हो जाएगा, जो बराबर बनेगा -1/2। यहाँ लिख दिया आपने, ये 4 पाई स्क्वायर ऊपर चला गया, 4 पाई स्क्वायर हो गया, ये एम हो गया, ये जेड ऊपर जाएगा तो जेड का स्क्वायर बन जाएगा, ई की पावर कितनी बन जाएगी, 4 बनेगी। यहाँ नीचे आएगा एन स्क्वायर हो गया, एच स्क्वायर हो गया, 4 जो है वो 2 से कैंसिल होगा, यहाँ 2 आ जाएगा। दैट्स वाई यहाँ से जो ई एन बनेगा बेटा ये माइनस साइन के साथ में ये आएगा 2 पाई स्क्वायर हो गया, एम हो गया, जेड स्क्वायर हो गया, ई की पावर 4 होगी, बाई बनेगा बेटा एन स्क्वायर हो गया और एच स्क्वायर। ये हमारे पास क्या बना बेटा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन के लिए आपने क्या निकाली, एनर्जी निकाली। और कैसे कितनी वैल्यू आई, दिस वन 2 पाई स्क्वायर एम, जेड स्क्वायर हो गया, ई की पावर 4 बन गया, डिवाइडेड बाई बना एन स्क्वायर और एच स्क्वायर। इसमें से आप देखेंगे बेटा कि यहाँ से दिस वन इक्वेशन नंबर, इससे ये 6 था तो ये 7th नंबर इसे लिखते हैं। यहाँ आप देखेंगे बेटा इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये 2 पाई हो गया, ये m हो गया, ये e हो गया, यहाँ ये h हो गया, ये सारे के सारे अपने आप में कैसी वैल्यूज़ हैं बेटा, दीज ऑल आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यू हैं। और यहाँ पे हमारे पास ये n हो गया या यहाँ जो z हो गया, इन्हें बोलेंगे दीज आर वेरिएबल। क्या लिखेंगे, इन्हें बोला जाएगा बेटा दीज आर कॉल्ड वेरिएबल। ये दोनों चेंज हो सकते हैं, ऑर्बिट भी आपका चेंज हो सकता है, सेंट्रल या जो एलिमेंट है वो एलिमेंट भी चेंज हो सकता है। इसलिए n और z की वैल्यू क्या बनेगी, ये वेरिएबल है, बाकी की वैल्यूज़ क्या है, कांस्टेंट है। सो इफ़ यू वांट टू पुट नाउ पुट द वैल्यूज़ ऑफ कांस्टेंट। अगर आप कांस्टेंट की वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो यहाँ हमारे पास जो En आएगा, ये En को आपने फाइंड आउट किया, En इक्वल टू बनेगा सारी वैल्यूज़, अगर आप पाई की वैल्यू 2, m की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, प्लैंक्स जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू को अगर आप पुट करते हैं तो इसे कैलकुलेट करके ये आएगा बेटा -13.6 इंटू बनेगा जेड स्क्वायर बाई बनेगा बेटा एन स्क्वायर। लेकिन याद रखेंगे कि ये जो वैल्यू आती है दिस वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है बेटा, ये ऐसे करके हमारे पास इक्वेशन बनी। ये बड़ी इक्वेशन है, ये अगर याद नहीं भी रहती है तो ध्यान देंगे बेटा, यहाँ से
जो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, दिस वन इक्वेशन नंबर, यहाँ मैं लिख दूंगा दिस वन इक्वेशन नंबर 8। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और यही इक्वेशन को आपको याद होना चाहिए। और ये इक्वेशन जो मैंने दी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में दे रखी है, ठीक है बेटा। यहाँ अगर आप इसको पर मोल में निकालना चाहते हैं, नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल में अगर निकालना चाहते हैं, सो दैट टू मल्टीप्लाइड द इक्वेशन नंबर 8 बाई Na एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो अब हम इसे किस में ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और पर मोल के अंदर आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। दिस वन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन कि कैसे करके आपने एक इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी को आपने फाइंड आउट किया। अब अगर ध्यान देंगे, हमने एक रिलेशन और पढ़ा था और वो रिलेशन क्या था बेटा कि अगर मान लो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर बात करें तो जो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है बेटा, ये बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है, जो अप्रॉक्स होता है 96 किलो जूल। और पर मोल के अंदर ये भी रिलेशन बेटा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो बराबर किसके होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो गया, या जो अप्रॉक्स किसके बराबर होता है, 96 किलो जूल पर मोल के बराबर होता है। नाउ अगर आप एनर्जी को निकालना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इन जूल पर एटम में अगर आप निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे बेटा, जो अभी हमारे पास एनर्जी है -13.6 इंटू Z² बाई क्या था, n², इसको ऐसा करो, दिस वन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अगर आप इतने भर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किस में आएगा, दिस वन जूल पर एटम, जो कि बराबर कितना आता है, इट जस्ट इक्वल टू -2.18 अप्रॉक्स, इससे हम इतना लेते हैं इंटू 10⁻⁻18 बनेगा, इंटू यहाँ लिखेंगे Z² बाई लिखेंगे n² और इतना बनेगा बेटा, दिस वन इज जूल पर एटम। दिस इज द एनर्जी। ये जो एनर्जी बेटा हमने निकाली है, ये एनर्जी किस में निकाली बेटा, जूल पर एटम में निकाली। ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपने निकाला था तो उस कंडीशन में केवल 13.6 आपने लिया था माइनस का, ठीक है। यहाँ अगर आप ले रहे हैं तो यहाँ -2.18 करके आपने ये सॉल्व कर दिया। अगर मान लो आप इसे किलो जूल पर मोल में लिखना चाहते हैं तो किलो जूल पर मोल में लिखने के लिए क्या करेंगे, 96 से अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली वैल्यू को, दैट्स वाई अगर मैं यहाँ थोड़ा इसे चेंज करके लिख दूँ तो ये जो एनर्जी बनेगी En वाली जो एनर्जी बनती है किलो जूल पर मोल में, ये बनेगी -1312 इंटू यहाँ बनेगा Z² बाई क्या बनेगा, n² बनेगा, और यहाँ लिख दूंगा बेटा दिस वन किलो जूल पर मोल, ठीक है बेटा। आशा करता हूँ बेटा आपको ये दोनों के दोनों पैटर्न आपको बहुत क्लियरली क्या गए हैं, समझ में आ गया। दिस वन अगर हमने इक्वेशन नंबर पहले क्या लिया था, 8th लिया था, दिस वन इक्वेशन नंबर ये 9th बन गई और ये हमारे पास बनेगी इक्वेशन नंबर 10। तो बेटा कैसे करके एक इलेक्ट्रॉन के लिए हमने क्या किया, एनर्जी को फाइंड आउट किया। कौन से ऑर्बिट में फाइंड आउट किया, nth ऑर्बिट के अंदर। अब इतना आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे भाई इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस जो है वो न्यूक्लियस से जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, मतलब ये हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, ये मान लो ये ऑर्बिट है, मान लो n1, या इसे मैं ऐसे बता सकता हूँ कि जैसे मान लो कि ये न्यूक्लियस है बेटा और ये ऑर्बिट हो गया, ये ऑर्बिट आ रहे हैं, ये ऑर्बिट आ रहे हैं, है ना, ये n = 1 हो गया, ये n = 2 हो गया, ये n = 3 हो गया, या जैसे जैसे n की वैल्यू n बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। अभी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमने क्या लिखी थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर En बराबर आपने लिखा था इट जस्ट इक्वल टू -13.6 इंटू
जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, आपने ये लिया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, आपने ये वैल्यू ली थी बेटा। ध्यान से सुनो हाँ क्या बोला जा रहा है। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूर जाता जाएगा, न्यूक्लियस से दूर जाएगा, तो इसका मतलब n बढ़ता जाएगा। अगर मान लो n की वैल्यू 1 है तो ये आएगा हमारे पास -13.6 आएगा। और अगर मान लो n की वैल्यू 2 आ जाए तो कितना हो जाएगा, 4 होगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो उस कंडीशन में ये -3.4 के लगभग आ जाएगी। अगर ये -3.4 के लगभग आ रही है तो अगर मैं आपको यहाँ कंसेप्ट दूँ कि -13.6 बड़ा है या -3.4 बड़ा है, जबकि यहाँ n = 1 था या n = 2 हो गया, तो इसका मतलब n = 2 होने का मतलब क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, और न्यूक्लियस से दूर जा रहा है तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस में आ रही है, लेकिन कितनी आ रही है, -3.4। और ये वैल्यू जब n = 1 था तो कितनी थी, -13.6 थी। तो बड़ी वैल्यू कौन है, -13.6 बड़ा है या -3.4 बड़ा है? -3.4 क्या है, बड़ा है। समझ रहे बेटा? इसका मतलब क्या हुआ कि कंक्लूजन अगर हम यहाँ से क्या निकालते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर जाता है, ठीक है बेटा, एज द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज फ्रॉम द न्यूक्लियस, सो दैट, तो किसकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है, n की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। और n अगर बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी भी क्या करेगी, इंक्रीज होगी। मतलब -13.6 और -3.4 में से बड़ा कौन हो गया, -3.4 क्या हो गया, बड़ा हो गया। यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाला बेटा हमने, जस्ट फ्रॉम दिस वन, यहाँ लिखूंगा मैं, यहाँ से जो कंक्लूजन निकलेगा और वो मैं लिख रहा हूँ, दिस वन, द फर्स्ट वन, एज द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन increases from the nucleus, as the distance of electron increases from the nucleus, so that the value of n increases, n बढ़ेगा due to this region या due to this energy also increases, जो एनर्जी होगी वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। मेन कंसेप्ट क्या आया कि जैसे, तभी तो हम क्या बोलते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के नज़दीक आएगा उसकी एनर्जी नेगेटिव में जाएगी, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन दूर भागता जाएगा, मतलब इन्फाइनिटी पे जाकर के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। समझ रहे हैं? तो अगर मान लो सेकंड वाला कंसेप्ट अगर मैं आपको बोलूँ तो क्या लिखूंगा, एट इनफाइनिट एनर्जी, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी कितना होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, 0 की होगी। ठीक है बेटा। नाउ द थर्ड वन, अगर मान लो हम ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही रिवॉल्व कर रहा है, तो n की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो n की वैल्यू अगर मान लो ये n कांस्टेंट है तो एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। हम लिखेंगे सो दैट इफ द वैल्यू ऑफ n इज कांस्टेंट, n की वैल्यू अगर कांस्टेंट रहती है, सो द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन also remains constant। ठीक है बेटा। तो यहाँ से हमारे पास जो एक इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है बेटा। आशा करता हूँ कि आपको जितना पैटर्न मैंने आपको अभी ये करवाया है ये आपको बहुत क्लियरली आपको समझ में आया होगा। अगर मैं इसी को बेस मानूँ तो इसके ऊपर हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल पैटर्न बनते हैं। न्यूमेरिकल पैटर्न के अंदर मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं और यहाँ मैं आपको बोलता हूं कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट द
कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। आपको हाइड्रोजन एटम के लिए क्या निकालनी है? एनर्जी निकालनी है। ध्यान से सुनो, बहुत इजी सा कंसेप्ट है कि भाई अगर मान लो आप इसके लिए एनर्जी निकालते हैं, कैसे करके आप सॉल्व करेंगे? एनर्जी अगर आपने निकालनी है तो इससे पहले आप क्या देखेंगे कि हाइड्रोजन एटम है बेटा हमारे पास। अगर हाइड्रोजन एटम है तो जेड की वैल्यू याद रखेंगे, जेड हमेशा कितना है? 1 रहेगा हाइड्रोजन के लिए। और अभी En का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा एनर्जी निकालने के लिए, तो हमने क्या लिखा था कि En इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई क्या बनेगा? n स्क्वायर बनेगा। और यहाँ पे हमारे पास आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इसके अंदर एनर्जी आएंगी। अब ध्यान देंगे जेड की वैल्यू तो भाई कितनी है? 1 है। और जो कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बोहर ऑर्बिट, तो ये n इक्वल टू कितना हो गया? 1 हो गया, ये n इक्वल टू 2 हो गया, ये n इक्वल टू 3 हो गया, ये n इक्वल टू कितना हो गया? 4 हो गया। अगर आप यहाँ पे n इक्वल टू कितना लेते हैं? 1 लेते हैं। अगर आप n इक्वल टू कितना लेते हैं? 2 लेते हैं। अगर आप n इक्वल टू 3 लेते हैं, अगर आप n इक्वल टू 4 लेते हैं, और सभी में z की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो z अगर इसका 1 हो जाए तो इस फॉर्मूले में क्या बनेगा? इफ़ z इक्वल टू 1, मतलब क्या बना? यहाँ से E1, यहाँ से निकलेगा E2, यहाँ से E3, ऐसे करके निकालते जाएंगे बेटा। यहाँ से निकालेंगे E4, जो बराबर बना, रेगुलरली सभी में एक साथ आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। E1 बराबर क्या बनेगा? -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर हो गया, बाई n भी क्या है? 1 है, 1 का स्क्वायर, जो बराबर बना -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है बेटा, ये पहले वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, अगर मान लो फर्स्ट बोहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो जो एनर्जी बनेगी वो कितनी बनेगी? -13.6 बनेगी। अगर आप यहाँ लिखते हैं तो -13.6 इंटू ये 1 हो जाएगा, और यहाँ डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे बेटा आप? n की जगह पे यहाँ कितना हो गया? 2, और 2 का अगर स्क्वायर बनेगा तो 2 टू जगह कितना हो गया? 4 हो गया। दैट्स वाई अगर आप इसे सॉल्व करो तो ये आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के अंदर ये आंसर आएगा। अगर आप यहाँ पे n की जगह पे 3 लेते हैं, दैट्स वाई z तो 1 है, -13.6 बाई क्या बनेगा? 3, और 3 का स्क्वायर हो गया, 3 3 9 हो गया, जो बराबर बेटा आपका बनेगा, इसे हम -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में इसे लिख देंगे। या अगर आप यहाँ ले रहे हैं तो ये बनेगा दिस वन -13.6 हो गया, 4 का स्क्वायर होगा, ये कितना आ जाएगा? 16 होगा, जो बराबर ये आएगा बेटा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ बेटा आपको कि जो ये न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाया, जो ये पैटर्न आपको समझाया है, ये बहुत क्लियरली आपको समझ में आया होगा। इससे अगला वीडियो बेटा मैं आपको फिर बाद में सेंड करूंगा। आशा करता हूं कि जितने भी न्यूमेरिकल पैटर्न या जितने भी मैंने यहाँ पे पैटर्न सिखाए आपको, कैसे करके आपको एनर्जी को फाइंड आउट करना है, बहुत क्लियरली आपको समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, और अगला वीडियो आपको मैं इसके जो बाकी के न्यूमेरिकल पैटर्न बनते हैं या जो क्वेश्चंस बनेंगे उनके ऊपर मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। ठीक है बेटा, थैंक्स बेटा, एंड गॉड ब्लेस यू।